जब भी हम मकान बनाते हैं या जब भी हम कहीं वेकेशन में जाते हैं तो बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या करना है, कितना पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा, कब तक करना है, किस किस लोगों को इन्वॉल्व करना, और सब बहुत कुछ प्लानिंग की जाती है। और तब जाके अगर कोई वेकेशन है या मकान बनाना है, उसके हम टारगेट को अचीव कर पाते हैं। कुछ कुछ इसी तरह से एपीक्यूपी के 5 फेजेस भी हैं। आपने देखा होगा जो मेरा पिछला वीडियो था, वहां मैंने ओवरऑल बात की थी सारे एपीक्यूपी के बारे में, जो 5 फेजेस के बारे में बात की थी। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रहा हूं जो एपीक्यूपी का फर्स्ट फेज है, जो कि बात करता है प्लानिंग के बारे में। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा ये प्लानिंग फेज क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और किस तरह के चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री में फेस हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो अगर हम एपीक्यूपी की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एपीक्यूपी का जो 3rd एडिशन है वो मार्च 2024 को आया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम मोबाइल और बहुत सारी इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट हुई है, उन सब के हिसाब से बहुत ज़रूरी था इस स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना। दैट्स वाई ये जो मैनुअल है इसलिए आया गया था। जब हम बात करते हैं फर्स्ट फेज की, जो कि प्लानिंग का फेज है, तो इसमें भी हम अलग अलग तरीके से इसको देख सकते हैं। जो सबसे पहला एस्पेक्ट है होता है कि प्लान 1 या जो फेज 1 है उससे पहले हमें क्या क्या करना है, तो जिसको हम अक्सर प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। तो प्रिपरेटरी फेज में कई सारे ऐसे काम हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ठीक से सिस्टमेटिक तरीके से कर लेती है तो बहुत आसान होता है उस फेज के थ्रू जाना। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात फेज 1 के बारे में है कि ऐसा नहीं है कि फेज 1 खत्म होता है तो फेज 2 खत्म शुरू होता है और फेज 3 शुरू होता है। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। इनफैक्ट अगर प्लानिंग फेज, जो फर्स्ट फेज की बात की जाए, तो फर्स्ट फेज से लेकर 5 फेज तक कहीं ना कहीं ये प्लानिंग रेगुलर चलती ही रहती है। तो अगर मैं प्रिपरेटरी फेज की बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इसमें उनकी बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू टीम फॉर्मेशन एंड गवर्नेंस, के किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। देन एक होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट, एक होता है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, ड्राइंग्स हैं, वो सब डाटा है, वो सब हमारे पास पहले होना चाहिए, सब प्लानिंग फेज शुरू करने से पहले, जिसको अक्सर हम फेज 0 भी बोल देते हैं। देन इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि क्या टाइमलाइन है, क्या माइलस्टोन है, किस तरह के रिसोर्सेज हमारे पास हैं, क्या क्या लेसन्स हैं जो उन्होंने पिछले अगर कोई डेवलपमेंट सिमिलर टाइप की थी वहां से किया था, और मैनेजमेंट की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, मैनेजमेंट की कमिटमेंट कितनी है। जब तक ये सारी की सारी चीज़ों की तैयारी हमारी पहले नहीं होती, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब हम फेज 1 के जो 17 स्टेप्स हैं उनमें जाएंगे तो हो सकता है उसमें फेलियर हो जाए। तो इन सबको बहुत अच्छे ढंग से समझना जरूरी है। अब बात करते हैं एपीक्यूपी के फेज 1 के इन 17 पॉइंट्स के बारे में। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलेवेंट होंगे या किसी के लिए रेलेवेंट नहीं होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को खुद डिसाइड करना है कि कौन कौन से पॉइंट वाले रेलेवेंट है। जैसे कि अगर कोई कंपनी डिजाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो हो सकता है उसके लिए कुछ पॉइंट रेलेवेंट ना हो, बट अगर वो डिजाइन रिस्पॉन्सिबल है तो हो सकता है कि 17 या 17 में कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो रेलेवेंट उसके लिए हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो उनके लिए रेलेवेंट है। देन ओवरऑल जब भी हम एपीक्यूपी की बात करते हैं, फेज 1 की बात करते हैं, तो 3 मेन आउटपुट हैं उसके, क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी। इन 3 फैक्टर्स को ही ध्यान में रखते हुए हमें सारे काम करने हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब बात करते हैं एक एक करके इन 17 पॉइंट्स के बारे में। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं फेज 1 के पहले स्टेप के बारे में, तो वो बात करता है वॉइस ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर हमसे क्या चाहता है। क्योंकि अगर हमें वॉइस ऑफ द कस्टमर नहीं पता तो जो भी कुछ हम आगे कर रहे हैं वो सब बेकार है। जब हम वॉइस ऑफ द कस्टमर की बात करते हैं तो वो कस्टमर की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, टाइमलाइन हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, उन सब के बारे में बात करते हैं। देन इसके अलावा आने वाले जो 3 और 4 फेजेस हैं, जो इसमें पार्ट्स हैं अलग अलग, वो बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, के ऑर्गेनाइजेशन की अपनी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कोई बेंचमार्क डाटा है उसके बारे में बात की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के कुछ एजम्पशंस होते हैं कि अर्ली फेलियर्स के बारे में, क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देन इसके अलावा इसमें बात आती है प्रोडक्ट रिलायबिलिटी के बारे में, कि इस बारे में देखना होता है कि प्रोडक्ट की ओवरऑल लाइफ साइकिल कितनी होगी, क्या एक्सपेक्टेंसी है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देन कस्टमर इनपुट एक और पॉइंट है जो कि देखा जाए वॉइस ऑफ द कस्टमर में भी कवर होता है, जहां पे हम कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू देयर कोटेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, उनसे जो मीटिंग होती है, मे बी कोई क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, उन सब बातों को अंडरस्टैंड करते हैं। देन अगर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन रिस्पॉन्सिबल है
तो जो कुछ डिज़ाइन गोल्स होते हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना और उसके ऊपर काम करना ज़रूरी होता है। जब हम डिज़ाइन गोल्स की बात करते हैं तो प्राइमरली हमारा इंटेंशन है विद रिस्पेक्ट टू क्या ड्यूरेबिलिटी है, क्या एंड्योरेंस है। जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं क्या वो मैन्युफैक्चरेबल है। हमने बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनाया लेकिन एक्चुअली में जब मैन्युफैक्चरिंग में गया तो बना नहीं, या बना तो इतना एक्सपेंसिव हो गया तो मीनिंगफुल नहीं रहा। तो उसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देन जो अगला एक और पॉइंट आता है वो आता है रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स। अगेन उसी बात को और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए, कोई कस्टमर का स्कोर कार्ड है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कोई पर्टिकुलर केपीआई है, कोई सीपी के कोई टारगेट है, इस तरह की सारी बातें उसके अंदर आती हैं। देन जो पॉइंट नंबर 9 है वहां से जो रियल टेंजिबल आउटपुट निकलना शुरू होता है। यहाँ पे बात होती है विद रिस्पेक्ट टू प्रिलिमिनरी बिल ऑफ मटेरियल। प्रिलिमिनरी बिल ऑफ मटेरियल का मतलब यह है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सब कंपोनेंट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगने वाले हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम एक कार बना रहे हैं तो उस कार के लिए क्या बिल ऑफ मटेरियल होगा, राइट। तो उन सब के बारे में जो एक बेसिक इनिशियल एक आइडिया होता है वो सब लिया जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कोई क्रिटिकल, कोई सेफ्टी क्रिटिकल, कोई हाई रिस्क पार्ट, कोई नया टेक्नोलॉजी, उन सबको अंडरस्टैंड किया जाता है। देन अगेन जैसे हम कार की बात कर रहे थे कि एक प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रोसेस फ्लो चार्ट होगा, अगर किसी सप्लायर से कोई मटेरियल आ रहा है उसका क्या फ्लो चार्ट होगा। तो एक प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाया जाता है जिससे कि अंडरस्टैंड कर सके कि क्या क्या बॉटलनेक आने वाले हैं, क्या क्या न्यू या कोई यूनिक मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देन इसके अलावा जो भी कस्टमर से जो हमें इनपुट्स आए थे, जो ड्राइंग्स आई थी या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आई थी, उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थी, कोई ऐसे कंट्रोल्स थे जो हमें लगाने थे। जैसे अगर हम मारुति की बात करते हो अक्सर वो मारू ए की बात करता है, जहाँ पे हम बात करता है विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी, या वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की बात करता है। तो उन सबको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देन एक प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान, जहाँ पे एक बेसिक डॉक्यूमेंट जो आइडेंटिफाई करता है क्या की चेक पॉइंट्स रहेंगे, उन सबको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है दैट इज अबाउट कैपेसिटी प्लानिंग। हमें यह भी देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम एक कार बनाना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि हर महीने हमें 10,000 कार बनानी है, तो क्या हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। देन ये भी देखना जरूरी है कि जो हमारी सप्लायर बेस है क्या उसकी कैपेसिटी है, या सब सप्लायर के पास क्या उस तरह की कैपेसिटी, उस तरह की टेक्नोलॉजी, उन सब बातों को भी देखना बहुत जरूरी है। देन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगी, लीडरशिप की कमिटमेंट कैसी है, कितनी इन्वॉल्वमेंट है टॉप मैनेजमेंट की, उसको देखना बहुत जरूरी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेशन, कि अगर कहीं कोई काम नहीं हो रहा तो क्या कोई एस्केलेशन का सिस्टम है जिससे कि अगर एक लेवल पे काम नहीं हो रहा तो रात दिन वो काम रुक जाए, हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। देन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर आता है, वो है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज मैनेजमेंट। ये पॉइंट पिछले वर्जन में नहीं था, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली आया है कि जो भी कुछ चेंजेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यू डेवलपमेंट, उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, और कितने एजाइल हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। एंड देन जो छठा 16th फैक्टर है दैट इज अबाउट द प्रोग्राम मैट्रिक्स। यहाँ पर मेनली जो मैनुअल बात कर रहा है कि हमारे क्या केपीआई होने चाहिए जिसके बेसिस पे हमें पता लगे कि क्या हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस चलने वाला है 5 फेजेस तक, उसमें हम कहाँ तक पहुंचे, क्या अचीव हुआ, क्या अचीव नहीं हुआ। ये कुछ भी हो सकता है, टाइमलाइन, पीपैप सबमिशन, कोई रिस्क का क्लोजर हो सकता है, उन सब बातों के बारे में हम बात कर सकते हैं। और जो आखिरी जो 17th पॉइंट है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन। तो हमारा इंटेंट यहाँ पे ये है कि क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में, क्या उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू सप्लायर्स, और उन सबको हम आज फोरसी करके क्या कंट्रोल लगा सकते हैं या फ्यूचर में हमें क्या कंट्रोल लगाने, उन सबको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि जो कि हम बात कर रहे हैं एपीक्यूपी सेकेंड एडिशन से थर्ड एडिशन। तो जो सेकेंड एडिशन से थर्ड एडिशन आया उसमें जो की फैक्टर जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है उसके बारे में क्विकली बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि इसके अंदर एक फॉर्मली एक फेज 0 की बात की गई है, एक गेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जो पहले बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था उसके बारे में बात की गई है, एक प्रोग्राम मैट्रिक जिसके बारे में मैंने आपको पहले बोला उसको डिफाइन किया गया है। देन इसके अलावा हाई रिस्क सप्लायर की असेसमेंट जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक कंप्लीट चेकलिस्ट है कि कैसे आप सप्लायर का सिलेक्शन करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकलिटी। देन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल प्लान, के
क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो सब अब अलग से कंट्रोल प्लान में डिफाइन किए जाएंगे, जो कि अर्लियर एपीक्यूपी मैनुअल का पार्ट होता था, बट अब एक अलग से कंट्रोल प्लान का एक मैनुअल है, इसको एडिशन 1 बोलते हैं। अब इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि पता तो सबको सब कुछ है एपीक्यूपी के पांचों फेजेस के बारे में, चाहे वो सेकेंड एडिशन है या थर्ड एडिशन है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री के कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमेशा से रहे हैं। जो सबसे पहला चैलेंज है और जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम किसी भी न्यू डेवलपमेंट पे आते हैं, वो आती है सीएफटी, क्रॉस फंक्शनल टीम। तो ऐसा कितनी बार होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन न्यू डेवलपमेंट शुरू करती है तो बहुत क्लियरली क्रॉस फंक्शनल टीम जो कि अलग अलग प्रोसेसेस की होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और एक्चुअली वो मिलकर काम करती है। जो एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो बात करते हैं वॉइस ऑफ द कस्टमर। ऐसा कितनी बार होता है कि हम क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, डिलीवरी, कॉस्ट, किस तरह से वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, बहुत सारी बातों के बारे में कितनी हमें अंडरस्टैंडिंग और किस तरीके से हम टीम को पर्कुलेट करते हैं। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और चैलेंज अक्सर इंडस्ट्री में रहता है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट है, टॉप मैनेजमेंट देखता है कि डेवलपमेंट का स्टेटस क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो डेवलपमेंट या तो ठीक से नहीं होगी या टाइम से नहीं होगी। सो अगर मैं समरी करूं, मैंने 5 फेजेज जो एपीक्यूपी के उसमें जो फेज नंबर 1 है प्लान एंड डिफाइन, उसके बारे में बात की। मैंने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन जो कि फेज 1 से पहले के हैं। देन उसके बाद मैंने बात की 17 जो पॉइंट्स अलग लगाते हैं, इसमें कुछ रेलेवेंट होंगे, कुछ रेलेवेंट नहीं होंगे, कुछ प्रोडक्ट डिजाइन के रिलेशन में, कुछ प्रोसेस डिजाइन के बारे में। और देन लास्ट में मैंने आपसे बात की कि क्या क्या चीजें हैं जो नई हैं इस एपीक्यूपी थर्ड एडिशन में। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज में रहेगा, जो सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। वहां मैं बात करूंगा फेज 2 के बारे में, जहां बात होगी प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइन के बारे में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो प्लीज उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो का आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहां और जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस यूजफुल हैं तो हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है लाइफ लेसन्स विद भव्य मंगला। अगर आप लाइफ के बारे में कुछ और जानना और समझना चाहते हैं तो उस चैनल को भी आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।